नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं नेशनल जनमत और मैं हूं विनीत। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एनवी रमन जी एक कार्यक्रम में अभी चंद रोज पहले एक बयान दे डाले। उन्होंने अपना दिल बड़ा करते हुए जो जुडिशरी सिस्टम है उसका थोड़ा सा बुराई किया, वो भी कैसे, बड़े प्यार से, कि हमारी न्याय प्रणाली में प्रक्रिया ही सजा है। जल्दबाजी में गिरफ्तारी से जमानत तक कैदियों को लंबे समय तक जेल में रखा जाता है, जो कि बड़ी तकलीफदेह प्रक्रिया है। जब ये स्टेटमेंट एनवी रमन जी ने दिया, उस पर वरिष्ठ पत्रकार दिलीप मंडल जी ने बड़ा प्यारा सा रिप्लाई किया। सुनिए, उन्होंने कहा, यह तो चंचूर से भी बढ़िया प्रवचन देता है। बात करवा लो इन निकम्मों से। इनकी अपनी अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट में 72,000 से ज्यादा केस पेंडिंग है। कई केस में तो पिटिशनर मर भी गए। यहां जज 2-2 साल की डेट देते हैं। ईडब्ल्यूएस में 3 साल में बेंच तक नहीं बनी। ईडब्ल्यूएस आप जानते होंगे, सवर्णों को आर्थिक आधार पर 10% का आरक्षण दिया गया है ईडब्ल्यूएस के जरिए। और डीवाई चंद्रचूड़ का नाम आपने जरूर सुना होगा। बाकायदा उन्होंने ट्वीट में अपने लिखा, नीचे हैशटैग लगा के, कास्टिस्ट कॉलेजियम। हमेशा से ही दिलीप मंडल जी जो ये जातिवाद है कॉलेजियम सिस्टम में, न्यायपालिका में, जजों की नियुक्ति में, उस पर आवाज उठाते रहते हैं और न्यायपालिका की गड़बड़ियों पर सवाल खड़ा करते रहते हैं। लेकिन ये एक वकील साहब है, श्री सौरभ तिवारी साहब, इनको ये बात बर्दाश्त नहीं हुई, तो उन्होंने क्या किया, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को एक चिट्ठी लिखकर कहा कि क्यों ना दिलीप मंडल जी के खिलाफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का केस चलाया जाए। उनको कोर्ट में घसीटने की कोशिश की। उसके बाद के वेणुगोपाल जी, जो कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया है, उन्होंने इस बयान को अनर्गल बताते हुए यह कहते हुए मना कर दिया कि सुप्रीम कोर्ट के कंधे बड़े चौड़े हैं, इसको बर्दाश्त कर सकता है और इस पर कोई कार्रवाई करने की आवश्यकता नहीं है, इसको इग्नोर किया जाना चाहिए। मामला इतने पर ही नहीं थमा, मामला और बढ़ा। जब ये बात दिलीप मंडल जी तक पहुंची तो उन्होंने दोबारा कुछ लिखा, वो भी हम आपको सुना देते हैं। इसके जवाब में दिलीप मंडल जी ने लिखा कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के वेणुगोपाल ने मेरे खिलाफ सुप्रीम कोर्ट की अवमानना या कंटेम्प्ट का केस दायर करने का एप्लीकेशन खारिज कर दिया है और इस तरह उन्होंने न्यायपालिका की इज्जत बचा ली है। मेरे सभी आरोप सत्य हैं, मैं साबित कर सकता हूं। हमारा पूरा वीडियो उनकी आखिरी इन 2 लाइनों पर टिका हुआ है कि आखिर वो छाती चौड़ी करके ये बात कैसे लिख पा रहे हैं कि जो भी आरोप उन्होंने न्यायपालिका पर लगाए वो सत्य साबित कैसे करेंगे। क्यों उनको इस बात का डर नहीं लग रहा है कि अवमानना का केस अगर उन पर चलेगा तो उनको सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ेगा। उनके तमाम ट्वीट्स में जो इसके बाद आए, जो स्टेटमेंट दिलीप मंडल जी के द्वारा दिए गए, उन सब में वो लगातार ये बात कह रहे हैं कि कुछ भी हो जाए मुझे डर नहीं लगता। अगर आप मेरे खिलाफ केस नहीं फाइल करेंगे तो मैं आपके खिलाफ केस फाइल करूंगा। कैसे आपने मेरी बात को अनर्गल लिखा। मैं चाहता हूं कि मुझे आप कोर्ट में घसीटें, मैं आपकी पोल खोल दूंगा। अब सवाल यह उठता है कि यह भरोसा दिलीप मंडल जी को कहां से होता है। क्यों वो कॉलेजियम सिस्टम को कास्टिस्ट कह पाते हैं। क्यों वो इस तरीके से न्यायपालिका के सामने छाती चौड़ी करके खड़े हैं कि हां न्यायपालिका गलत है। तो मैं आपको कुछ चीजें बता देता हूं। सबसे पहले आज का ताजा मामला सुन लीजिए। कुछ एडिशनल जजों की नियुक्ति हुई है बॉम्बे हाईकोर्ट में। 9 जजों की नियुक्ति बॉम्बे हाईकोर्ट में हुई है, वो भी कॉलेजियम के जरिए जो सजेशंस मिले थे उसके आधार पर राष्ट्रपति ने उनकी नियुक्ति की है। अब मजे की बात मैं आपको बताता हूं कि 9 जजों में एक भी जज ओबीसी, एससी या एसटी वर्ग का नहीं है। जो बॉम्बे हाईकोर्ट में आज जिनकी नियुक्ति हुई है वो आप हमारी स्क्रीन पे बाकायदा उसका लेटर देख सकते हैं। अब इस बात से क्या साबित होता है या आप स्वयं तय करिए। किस तरीके से दिलीप मंडल जी कॉलेजियम सिस्टम को कास्टिस्ट कह पाते हैं ये आप स्वयं समझ लीजिए। थोड़ा और अंदर जाते हैं और समझिए। आपको एक उदाहरण से और समझा देता हूं कि क्यों दिलीप मंडल जी की बात एकदम सही लगती है या दिलीप मंडल जी छाती चौड़ी करके खड़े रह सकते हैं। देश के सुप्रीम कोर्ट में इस समय कितने जज किस बिरादरी के हैं जरा संख्या सुन लीजिए। 11 ब्राह्मण जज हैं, 8 वैश्य जज हैं, 5 क्षत्रिय और 4 कायस्थ जज हैं। मतलब 28 की संख्या सवर्णों की है, वो भी हिंदू सवर्णों की। उसके बाद आइए बाकी बच्चे 4-5 में सबने अपना अपना बांट लिया है। कैसे? ओबीसी का मात्र 1 जज, एससी वर्ग से मात्र 2 जज और क्रिश्चियन और मुस्लिम वर्ग से 1-1 और एसटी से 1 भी जज नहीं।
जरा आप सोचिए कि जिस वर्ग के व्यक्ति ने संविधान लिखा उसी व्यक्ति की भर्ती को असंवैधानिक मान लेते हैं। ये किसी भी कार्यप्रणाली को किस तरीके से ये अपने कब्जे में लेके बैठे हैं, इसका उदाहरण आप सुप्रीम कोर्ट के जजों की संख्या और बॉम्बे कोर्ट हाई कोर्ट में आज की हुई नियुक्तियों से समझ सकते हैं। अब अगली बात पे आते हैं। यह हम ही नहीं कह रहे हैं, ये आंकड़े ही नहीं कह रहे हैं। इलाहाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस रह चुके रंगनाथ पांडे जी ने जुलाई 2019 में एक चिट्ठी लिखी। चिट्ठी किसके नाम लिखी? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम। उस चिट्ठी में उन्होंने बाकायदा कॉलेजियम सिस्टम को उधेड़ के रख दिया। लिखते हैं, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में वंशवाद और जातिवाद से ग्रस्त लोग काम कर रहे हैं। पूरा का पूरा सिस्टम वंशवाद और जातिवाद से ग्रस्त है। यह बात पांडे जी ने अपनी चिट्ठी में बाकायदा मोदी जी को लिखी। उन्होंने आगे लिखा कि चयन के लिए परिवार के सदस्य का न्यायपालिका में होना ही काफी है। आप जज बन सकते हैं, चाय पीते पीते चयन हो जाता है। इन्होंने यह भी दावा किया था कि जितने भी जजों से ये अपने 35 साल के कैरियर में मिले, 34 साल के कैरियर में, उनमें से ज्यादातर को सामान्य विधिक ज्ञान भी नहीं था। चिट्ठी में इन्होंने यह भी लिखा कि तमाम राज्यों में जितने भी अधीनस्थ न्यायालय हैं उनमें जजों की नियुक्ति के लिए बाकायदा पीसीएसजे की परीक्षाएं होती हैं अलग अलग राज्यों में, लेकिन उससे ऊपर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में किसी भी परीक्षा की व्यवस्था ही नहीं है सिवाय परिचय, पहचान और बपौती के। अगर आपके परिजन, आपके माता पिता, आपका परिवार कोई कोर्ट में है तो आपके लिए बहुत आसान है कि आप किसी उच्च कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट हो या हाई कोर्ट है, वहां आप आराम से न्यायाधीश बन सकते हैं। छोटे कोर्टों में भले परीक्षा होती है। अब आते हैं अगली बात पर। बस इतना ही नहीं है। एक जज थे राजस्थान हाई कोर्ट में, महेश शर्मा साहब। जब महेश शर्मा साहब रिटायर हुए तो उन्होंने एक बयान दिया था, बड़ा शानदार बयान था। सोचिए, वो जज थे हाई कोर्ट के और बता क्या रहे थे? बता रहे थे कि मोर सेक्स नहीं कर सकता, इसीलिए मोर ब्रह्मचारी होता है और ब्रह्मचारी होने की वजह से राष्ट्रीय पक्षी भी है। मोरनी मोर की आंखों से निकले आंसू को पी लेती है तो गर्भवती हो जाती है। बताइए भला, प्रजनन का इतना शानदार तरीका एक जस्टिस बता रहा है तो आप कोर्टों में बैठे न्यायाधीशों का स्तर समझ लीजिए। हम ये नहीं कहना चाहते कि हम कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में चले जाएं, लेकिन हम इतना जरूर कहेंगे कि ये जो कुछ हम आपको बता रहे हैं इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं और दिलीप मंडल जी के साथ खड़े हो सकते हैं या खिलाफ हो सकते हैं। अगली बात बता देता हूं। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे रंजन गोगोई साहब। जब रंजन गोगोई साहब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे तो उन्होंने राम मंदिर पर फैसला सुनाया था, अयोध्या वाले। उसके बाद क्या हुआ आपको पता है? फिर क्या हुआ कि रंजन गोगोई साहब को सरकार और उनके विचारधारा एजेंडे के पक्ष में फैसला देने के नाते उनको राज्यसभा भेज दिया बीजेपी ने, और फिलहाल राज्यसभा में सांसद बनके आराम से मजे ले रहे हैं। हम अपनी आखिरी बात पे आते हैं। ये जितने उदाहरण हमने बताया, चाहे वो जस्टिस पांडे जी की चिट्ठी हो, चाहे वो गोगोई जी का किस्सा हो, चाहे बॉम्बे हाई कोर्ट में नियुक्ति हो, चाहे सुप्रीम कोर्ट में बहुजन जजों की संख्या हो, वो सारे एक बात की तरफ इशारा करते हैं। क्या? कि कॉलेजियम सच में कास्टिस्ट है। कॉलेजियम के कास्टिस्ट होने के ये उदाहरण अगर किसी को चुभते हैं, उन्हें हर समाज को बराबर प्रतिनिधित्व देने की कोशिश करनी चाहिए। दिलीप मंडल जी के ऊपर अवमानना का केस करने या ना करने से कुछ नहीं होने वाला है। अगर वो केस करेंगे भी तो दिलीप मंडल जी का जो कॉन्फिडेंस है वो ये बता रहा है कि वो कोर्ट में जाने के बाद सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम सिस्टम को और सुप्रीम कोर्ट को धो डालेंगे। और जितनी बातें हमने आपको घूम फिर के बताई हैं उन सब का मतलब आप बड़े बारीकी से समझिएगा कि संविधान की रचना में जिसका हाथ था, जिसके हाथों में संविधान की पुस्तक लिए, हर चौराहे, हर गली, हर मोहल्ले में तस्वीरें लगी हैं, मूर्तियां लगी हैं, वो व्यक्ति किस समाज का था आप जानते होंगे। और क्या उसी व्यक्ति के समाज से लोग जज बनने के काबिल नहीं है? क्या उनके लिए जब कोई उचित चयन प्रक्रिया बनाई जाएगी वो असंवैधानिक हो जाएगी? 28 जज एक ही वर्ग से आ जाएं, सवर्ण वर्ग से आ जाएं, कोई फर्क नहीं पड़ता। इन सारे आधारों पर अब आप तय करिए, स्वयं सोचिए कि दिलीप मंडल जी कहां तक अपनी बातों पर सही हैं या गलत हैं। यह हम आपके ऊपर छोड़ते हैं। बने रहिए नेशनल जनमत के साथ। धन्यवाद।